सो रिंकू Okay. सिंह इज अ क्रिकेटर जिन्होंने अभी मैनिफेस्टेशन किया। एक विश थी कि उनका जो इंडिया का लास्ट रन हो वो उनकी बॉल से आए। इवेंचुअली उन्होंने वो चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया और वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई। कि मैनिफेस्टेशन में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, अगर मैं एक सिंपल उसमें बताऊं तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जादुई पेंसिल है जिससे आप जो भी कुछ लिखोगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग प्रोसेस होता क्या है? किसी से बात करके हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हाँ। किसी से बात करके हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज। जो डेटा आप इतने सालों से, इतने टाइम से फीड कर रहे हो, अगर उस डेटा ने आपको अभी तक सर्व नहीं किया तो नया डेटा फीड कर दो। मेरा एक ब्लॉकेज है कि मुझे लगता है कि पैसा कमाना बहुत टफ है। बचपन से मेरे को प्रोग्रामिंग की गई है, अब बचपन से मेरे अंदर ये चीज बैठ गई है कि पैसे कमाना आसान नहीं है, तो मुझे सच में लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज करते हुए आप इसको ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इनर वर्क, डीप इनर वर्क करने की जरूरत है। अब ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उन्हें सक्सेस इजीली मिल जाती है। वहीं दूसरे साइड में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उस हिसाब से उसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से सक्सेस नहीं मिलती। मतलब हार्ड वर्क का और सक्सेस होने का, इन दोनों का बहुत लिंक नहीं है कुछ, राइट? इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। और इसका एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस, अगर अपने मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है तो उसका स्टार्ट हमें करना पड़ेगा सबकॉन्शियसली अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करने से। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ जो कोई भी कर सकता है। अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखना है, दूसरा हाथ अपने, एंड विदिन 21 डेज, ये मेरी गारंटी है, अगर किसी ने ये चीज करी वो विजिबल चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। 4 साल से विजन बोर्ड बना रही हूँ बाय द वे, और विजन बोर्ड के पीछे भी ना बहुत डीप साइंस है। यहाँ एक कोई बेस्ट आप रिचुअल बताओ अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए। सो एक बहुत ही सिंपल मेथड और टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ और ये सबको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जो है, जब भी हम कोई डिसीजन लाइफ में बड़ा डिसीजन लेते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि जो भी डिसीजन हमारा होता है बट उससे बहुत पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने वो डिसीजन ले लिया होता है, और बाद में हमें लगता है प्रोसेस करके कि हमने बहुत वाइजली ये डिसीजन लिया है और बहुत सोच विचार के हमने ये चीज़ रखी है सामने। तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में कि किस तरह आपकी लाइफ जाएगी, क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हो वो उसी के अराउंड होती है। और ये सबकॉन्शियस माइंड बनता है आपके लाइफ में आपके सराउंडिंग से। शुरू के 7 से 8 साल आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा डेवलप होता है, और जो भी बिलीफ सिस्टम आपका बनता है उसी बिलीफ सिस्टम पे ही आप काम करते हो, और वही बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जाओगे। आप एक किंग बनोगे या फिर किंग मेकर बनोगे, या फिर बहुत ही ख़राब आपकी लाइफ होने वाली है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके बिलीफ सिस्टम पे। राइट। और आप बातें करते हो सबकॉन्शियस माइंड को हील कैसे करें, राइट? क्योंकि हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपकी परवरिश उस हिसाब से ना हुई हो जैसे आपकी होनी चाहिए थी, और आपकी बचपन में बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास हों जो कि आपकी प्रेजेंट लाइफ को, आपकी करंट लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको ग्रोथ नहीं दिला पा रहे हो, आपको ग्रो करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो उस ब्लॉकेजेस को कैसे क्लियर करेंगे, किस तरह से हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को हील करके और अपनी लाइफ को पूरा 360 ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आपका हमारे शो पे, अश्विनी पांडे शो पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच बाय द वे। एंड मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपसे मिलने के बाद, इस पॉडकास्ट पर आने के बाद तो मैं और ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। बिल्कुल। सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द कन्वर्सेशन दैट वी आर गोना हैव। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग प्रोसेस होता क्या है। सो इसको समझने से पहले पहले हम सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसे समझते हैं। ठीक है। सो अश्विनी, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो कि आजकल बहुत ही हर कोई सुन रहा है इस बारे में। दैट इज़ रिंकू सिंह का एग्जांपल। सो रिंकू सिंह इज़ अ क्रिकेटर जिन्होंने अभी मैनिफेस्टेशन किया है, जिन्होंने अभी, उनका जो एक विश थी कि उनका जो इंडिया का लास्ट रन हो वो उनकी बॉल से आए। एंड इवेंचुअली उन्होंने वो चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया और वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई। तो उन्होंने क्या उन्होंने बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड की इसी पावर को टैप किया, और इसी पावर को यूज़ करते हुए उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई जो वो चाहते थे। एक और यहाँ पर एग्जांपल मैं दूंगी। ये भी एग्जांपल एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है समझने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है। सो मैंने एक स्टडी पढ़ी थी। उस स्टडी में कुछ डॉक्टर्स ने ऐसे पेशेंट्स को लिया जिनको ऑर्थोटॉपिक सर्जरी की ज़रूरत थी, जो कि एक नी की सर्जरी होती है। तो उन्होंने उनकी फैमिली से परमिशन लिया कि उनकी एक झूठ मूठ की सर्जरी करने के लिए, वो सर्जरी उनकी सचमुच में नहीं होने वाली थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस उन पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया और उनके नीज़ के पास कुछ 3 कट लगाए।
ओके। और जब वो पेशेंट्स एनेस्थीसिया से जागे हाँ। तो उनको इस तरह से दिखाया गया, प्रिटेंड किया गया कि आपकी सचमुच की सर्जरी हुई है, और उनको बस ऐसे करके, और उन लोगों को भी यही बिलीव हुआ कि हमारी सर्जरी हुई है, पूरा कट पट्टियाँ एंड ऑल दैट और किसी को नहीं पता था, किसी फैमिली को नहीं वगैरह पता किसी को था। भी नहीं। हाँ, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस ऑफ कोर्स फैमिली की परमिशन के साथ हुआ था। हाँ। तो ये देखा गया कि जो ये पेशेंट थे 2 साल के बाद हम्म। उनकी रिकवरी उतनी ही हुई जितनी की सचमुच जिनकी सर्जरी होती है उनकी होती है। और ये सिर्फ उनके दिमाग में नहीं था, जब उनकी जांच की गई, उनके घुटनों की जांच की गई, तो पता चला कि उनकी बॉडी ने उसको उसी तरह से हील किया जैसे जिनकी सर्जरी होती है उनकी होती है। सो ये क्या हुआ, ये था हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, क्योंकि कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, कंक्लूजन ये निकला कि उन लोगों का जो बिलीव सिस्टम बना कि हमारी सर्जरी हो गई है और उसकी वजह से हमारी हीलिंग हो रही है, उनकी बॉडी ने वैसे ही रिस्पॉन्स किया, उनकी बॉडी ने उनकी नी को वैसे ही हील किया। ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये हमारे फेवर के लिए है, ये हमारी ग्रोथ के लिए है। ठीक है। लेकिन कई लोग होते हैं जो इसी की पावर को नेगेटिवली भी यूज़ करते हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम ऐसे फीड करके अपने माइंड में कि हमारी लाइफ तो पता नहीं कहाँ जा रही है, राइट। हमारे तो पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स गलत हो रही हैं, हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, राइट। और ये ऐसे ही बिलीफ सिस्टम को फीड कर रहे होते हैं। और क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से वो ऐसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये चीज़ मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत अनलकी हूँ, और सच में उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा लाइफ में दिखती रहेगी। वो कहीं पे भी जा रहे होंगे, कह रहे भाई मेरे साथ जा रहे हो ना, तुम्हारा काम नहीं होगा, और सच में उनके साथ जाओ तो काम नहीं होता आपका। तो क्या ये सारी चीज़ें भी इसी से रिलेटेड है? 100%, 101%। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एग्जाम्पल मेरी फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है। सो मेरे भैया, सो ही इज समवन जिनको ना ये ऊबर वगैरह में बिल्कुल ही डू नॉट वांट, उनको पसंद ही नहीं है कि आप किसी को कैब वगैरह करके बुलाओ और जाओ। उनको पसंद है कि आप अपनी गाड़ी निकालो और चल दो। एंड समहाउ हमें कहीं जाना था, एंड हमारी गाड़ी में थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि आप कैब बुक कर लो, क्योंकि जनरली मैं ही कैब से ट्रैवल करती हूँ। अच्छा। उनके फ़ोन में वो कैब की सारी कोई ऐप भी नहीं है। तो मैंने कैब बुक किया, एंड देन व्हाट हैपेंड, कैब बुक हुई, 15 मिनट में वो कैब आने वाली थी। कैन यू बिलीव, जनरली कैब 3 से 5 मिनट में आ जाती हैं। उस दिन वो कैब 15 मिनट में आई, और ऊपर से आधे रास्ते उसने कैंसिल कर दिया। फिर मेरे भैया बोले, देखा मैंने बोला था ना कि ये कैब ऐसी होती हैं, इनके भरोसे आप कभी कहीं जा ही नहीं सकते। अदरवाइज जब भी मैं कैब से ट्रैवल करती हूँ, मेरे लिए इतना कन्वीनियंट होता है उस कैब को बुक करके बुलाना, बिकॉज आई हैव दिस बिलीव इन माई माइंड कि कैब से ट्रैवल करना इज़ जस्ट सो ईजी। वेर एज माई ब्रदर हैड दिस बिलीव इन हिज माइंड कि कैब तो बहुत एक फसाड क्रिएट करती हैं, एक बहुत मेसी प्रोसेस है। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, दिस हैपेंड नॉट जस्ट वन टाइम बट एवरी टाइम, जब भी मैं उनके साथ ट्रैवल करती हूँ और मुझे कैब बुक करनी पड़ती है। सो ये होता है मेजरली जब हम ऐसे चीज़ें बार बार सोच रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, हमारे रिलेशनशिप ख़राब हैं, या फिर पता नहीं हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, या फिर हमारी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है। तो जो चीज़ आप फीड करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में वही आपका बिलीव सिस्टम फीड बनाती हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, अगर मैं एक सिंपल उसमें बताऊँ तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जादुई पेंसिल है जिससे आप जो भी कुछ लिखोगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। तो आपने अगर लिख दिया ना मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है, आपकी लाइफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि मेरी लाइफ में सबसे अमेजिंग चीज़ें होंगी, तो वो भी हो जाएगा। इट जस्ट द मैटर ऑफ कि कहाँ आप एनर्जी डाल रहे हो, कैसे आप ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसमें एनर्जी का भी कुछ कंसेप्ट है, जैसे आपने बोला कि कहाँ पे वो एनर्जी डाल रहे हो। तो एनर्जी और सबकॉन्शियस माइंड और बिलीफ सिस्टम, इसमें क्या आपस में कनेक्शन है? बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी और हमारा बिलीफ सिस्टम में बहुत बड़ा लिंक है। इसको समझाने के लिए मैं एक आपको चीज़ समझाती हूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है बेसिकली हमारा, वो हमारा ना एक एआई की तरह है। अच्छा। जैसे एआई में क्या होता है, आजकल एआई इज़ वेरी फेमस नाउ। एआई में हमारा सारे डेटा इन्फॉर्मेशन फीड होती है। तो अगर हमें एआई से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो उसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा जो ऑलरेडी उसमें फीड है, और वो हमें रिजल्ट देगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें जो भी हमने इन्फॉर्मेशन फीड की हुई है वो इन्फॉर्मेशन आती है हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे आसपास के एक्सपीरियंसेस से, हमारे आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस से। ठीक है। और वो ही इन्फॉर्मेशन उसको लेकर वो हमारा आगे बिलीफ सिस्टम बनाता है। ओके। कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देती हूँ कि मान के चलिए अगर किसी का किसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ, तो वो उन्होंने आपको आगे बताया कि वो रोड पे ना आप मत जाना, वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, मेरा भी हो गया, ठीक है। एंड हो सकता है कोई वहाँ पर गया हो और उसका भी वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया हो।
तो उनके जो नेगेटिव बिलीफ बना उस पर्टिकुलर रोड और उस एक्सीडेंट को लेकर, उन्होंने दूसरे का भी बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया। अच्छा, वो एनर्जी वहाँ ट्रैप हो गई एक तरह से, कुछ ऐसा? एनर्जी के बारे में मैं थोड़ी सी देर में हाँ, आपको ठीक है, बताने ठीक वाली है। हूँ। अभी मैं यहाँ पे बिलीफ सिस्टम के बारे में बताती ठीक हूँ है, ठीक आपको। है। सो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जब उनका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। दूसरे किसी का बिलीफ में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने दूसरे का भी बिलीफ चेंज कर दिया। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो एक तो हमारा एक्सपीरियंसेस होता है ठीक और है। वो दूसरों का भी एक्सपीरियंस होता है, जिससे हमारा बिलीव बनता है। ओके। अब इसमें एनर्जी का क्या रोल है? एनर्जी का रोल यहाँ पर ये होता है कि अगर वो जो बिलीफ हमने फीड किया है, अगर वो नेगेटिव बिलीफ है, तो ऑफकोर्स आप नेगेटिव एनर्जीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दोगे। एनर्जीज जो होती हैं, ये इसको हम एनर्जी जो बोलते हैं, ये साइंस ने प्रूव किया है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड इसको इंट्यूशन भी बोला जाता है, इन सिंपल वर्ड इसको वाइब भी बोला जाता है कि अच्छी वाइब नहीं आ रही राइट, है। राइट। किसी से बात करके हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हाँ। किसी से बात करके हम नेगेटिव हो जाते हैं, कोई हमसे बात करके नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्या हुआ? एनर्जी एक्सचेंज। और एनर्जी एक्सचेंज एटॉमिक लेवल पर होता है, ठीक है। क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर। और मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ठीक है। जब आप नेगेटिव एनर्जीज में होते हो, आप नेगेटिव एनर्जी फील्ड ही अट्रैक्ट करोगे, आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे, आप ऐसे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को और इंक्रीज करेगा, जो आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस देगा कि अगर आपका मानना है कि मेरा वजन तो कभी कम हो ही नहीं सकता, राइट। मैं तो कितना भी मेहनत कर लूँ, मुझे तो मेरा वजन कभी कम ही नहीं होगा। मैं कुछ भी खाऊं मैं मोटा हो जाता हूँ। और क्या होता है, लोग सिवियर डाइटिंग पर जाते हैं, वो फ्रूट्स पर जाते हैं, वाटर फास्टिंग करते हैं, और क्या करता है, उनका वेट अगर चला भी जाता है तो वापस आ जाता है, क्योंकि उनके इस बिलीफ के साथ नेगेटिव एनर्जी भी अटैच्ड है। वहीं अगर कोई पर्सन ये सोचे कि मेरा तो मीठा खाने से भी वेट लॉस हो जाता है, राइट। कि मैं तो कुछ भी खाता हूँ, मेरा बहुत जल्दी से वेट लॉस होता है, मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, और अगर वो इसके साथ, इस बिलीफ के साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जीज अटैच करता है, राइट, राइट। तो उनके लिए वेट लॉस करना बहुत ईजी हो जाएगा जी। सो यहाँ पे जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि ये एक साइंस है, कोई मैजिक नहीं है। कि जैसे 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 आपने पहली वाली स्टोरी सुनाई, उसमें ये था कि आपको बता दिया गया कि आपका ऑपरेशन हो चुका है, आपकी सर्जरी हो चुकी है। Yes. तो आपका बिलीफ सिस्टम उस बात को पूरा मान बैठा है कि भाई मेरी सर्जरी हो चुकी है, ठीक तो मुझे होना ही है, क्योंकि इस सर्जरी का जो रिजल्ट है वो 100% है। तो अब उसके बॉडी में जो केमिकल या जो भी हार्मोन्स रिलीज होंगे या जो भी रिकवरी का मेथड होगा, वो इस चीज़ को मान लिया है, और वो सेम वैसे ही होगा जैसे एक सर्जरी के बाद होता है। यस, राइट। सो सेम ऐसे ही अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन है, जैसे मेरा वेट लॉस नहीं होता है, मैं कुछ भी खाऊं मोटा हो जाता हूँ, तो आप भले से कम खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस इस तरह से बनेगा कि आपका सच में वेट कम नहीं होगा और आप धीरे धीरे मोटे होते जाओगे। एब्सोल्युटली। इवन आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी करना चाहते हो, कुछ गोल आपने सेट किया और आप चाहते हो उस गोल पे काम करना, अपना सिस्टम बना के आप उस पर काम भी कर रहे हो, बट अगर आपके माइंडसेट ऐसा है कि मेरी चीज़ें जल्दी होती नहीं, बहुत टाइम लगता है मुझे सक्सेस पाने में या अपने गोल को अचीव करने में, तो अगेन वो डिले होते रहेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। आई थिंक 100%। क्वांटम मैकेनिक्स भी इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, अगर उसके बारे में हम कुछ बात कर पाएँ तो। यस, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का समवेयर सिमिलर है। हाँ। ठीक है। सो वो यही कहती है ठीक है। कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ बार बार लगातार फीड करते हो, आप उसी एनर्जी फील्ड में रहते हो, राइट। और उसी एनर्जी फील्ड में रहकर आपके वैसे ही थॉट प्रोसेस बनता है, आपके वैसे ही डिसीजंस बनते हैं, और आप वैसे ही एक्शन लेते हो। राइट, राइट। मैं यहाँ पर एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूँगी कि इमेजिन करिए कि दो बच्चे हैं ठीक और है। उन दोनों को डॉक्टर बनना है, हाँ। ठीक है, और वो एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जिसको ये इन्फॉर्मेशन है। तो एक किसी और पर्सन के पास एक बच्चा गया और उन्होंने उनको बताया कि डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल है, डॉक्टर बनने के लिए लाखों बच्चे हर साल अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे बन पाते हैं, कि उसमें प्रोसेस में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और पता नहीं आप बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर ये उनके पास उनका जो नेगेटिव जो बिलीव बना, वो क्या बना कि डॉक्टर बनना तो टफ है, राइट। डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल है। वेयरएज जहाँ पर जो दूसरा बच्चा था वो किसी और के पास गया और उन्होंने उन्हें बताया कि डॉक्टर बनना तो बहुत आसान है, आपको बस बनने के लिए साइंस स्ट्रीम लेनी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखोगे, बड़ा मजा आएगा, फिर आपको एमबीबीएस अपना एग्जाम क्लियर करना है, फिर बस बन गए आप डॉक्टर। राइट। तो आपका क्या बिलीफ क्रिएट हुआ कि डॉक्टर बनना तो बहुत ईजी है।
जहाँ वही दोनों सेम लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक का नेगेटिव बिलीफ अटैच होकर, नेगेटिव एनर्जीज अटैच होकर, वो उसके एक्शंस, उसके बिहेवियर, उसके थॉट्स प्रोसेस में वो बार बार वो फियर से रेगुलेट करेगा कि डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल है। Right. वेयर एज दूसरे वाला बच्चा चाहे वो मेहनत कम करे, लेकिन अगर उसने अपनी एनर्जी फील्ड में ये चीज़ क्लियर कर ली कि डॉक्टर बनना तो बहुत आसान है, Right. डॉक्टर बनने में बड़ा मज़ा आता है, एंड दैट पर्सन हैज़ हायर चांस टू बिकम अ डॉक्टर। ये होता है क्वांटम फिजिक्स कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को किस तरह से यूज़ करते हो टू रेज वाइब्रेशन, टू बी इन दैट एनर्जी, जिस एनर्जीज में आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। राइट इस एक बहुत अच्छी इस पे रिसर्च भी हुई है अभी रिसेंटली। उसमें ये बताया गया कि एक रिसर्च टीम थी जिन्होंने क्या किया कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया। 5 क्वेश्चंस थे उसमें, जेनरिक से थे, बहुत टफ नहीं थे, नॉर्मल से थे, बहुत आसान भी नहीं थे। और एक IITs में जाके वहाँ पे 2 सेक्शन में गए, सेक्शन ए और बी मान लेते हैं। सेक्शन ए में जाके उन्होंने 3-4 टीचर्स गए या रिसर्चर्स कह सकते हो, वो गए और उन्होंने बोला सारे स्टूडेंट्स से कि ये 5 क्वेश्चंस हैं और ये 5 क्वेश्चंस बहुत टफ हैं। आज तक वर्ल्ड में रिकॉर्ड रहा है कि किसी ने भी मतलब 1% लोग ने सिर्फ आज तक इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, इतने ज़्यादा ये टफ है। तो हम बस चेक करना चाहते हैं कि क्या सच में यहाँ पे IITians जो होते हैं उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, क्या वो ये चीज़ कर पाएंगे, वो सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए हम ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 15 मिनट्स का टाइम है, आपको करना है। सेम क्वेश्चंस को लेके एक दूसरे सेक्शन में गए और वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट से बात की सेक्शन बी में कि ये 5 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस इतने आसान हैं कि आज तक बहुत ही आई थिंक 1-2% लोग ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, बच्चों के सॉल्व करने वाले सवाल हैं। तो आज देखते हैं कि सच में क्या इतने आसान है, या देखते हैं कि कौन है ऐसा जो इस क्लास में नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोस्ट लोग कर लेते हैं और IITians तो होते ही हैं शार्प ब्रेन वाले, तो यहाँ भी लोग कर लेंगे। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो दोनों में जितने बच्चे रहते हैं, सेक्शन ए में जहाँ पे इसे टफ बताया जाता है और पहले ही मतलब सॉल्व करने के पहले ये चीज़ बता दी जाती है कि बहुत टफ है, उसमें जस्ट 3 लोग ऐसे मिलते हैं, 3 स्टूडेंट्स होते हैं जो इसे सॉल्व कर पाते हैं। IITians की बात हो रही है यहाँ पे। सेक्शन बी में इसका उल्टा होता है, वहाँ पे कुछ 5-6 स्टूडेंट सिर्फ ऐसे होते हैं जो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए रहते हैं। सो ये स्टोरी भी दिखाती है कि आपको किसी भी काम को करने से पहले का जो आपका माइंडसेट होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आप उस काम को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर हम समझते हैं कि हमारे लाइफ के डिसीजंस कैसे इस पर डिपेंड करते हैं। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरह से हमारे लाइफ के डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। सो लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं ऑफ कोर्स वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे 100% डिपेंडेंट होते हैं और इम्पैक्ट उससे आता है। सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक डेटाबेस है, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फीड है हमारे पूरे लाइफ की, हमारे पास्ट की, हमारे पास्ट में हमने जो जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं बचपन के, हमारे स्कूल के, घर के, बाहर के, अच्छे बुरे, सारे उसमें फीड है। अब उसी पर डिपेंड करेगा कि हम किसी चीज़ के लिए आगे हम कैसे प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्रिकेटर बनना है और मुझे कोहली जितना अच्छा क्रिकेटर बनना है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी उतनी प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने कभी उतनी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं खेला। तो अगर मुझे पता है कि मेरी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उस लेवल की नहीं हुई है जो मेरे उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी, तो मेरे लिए कोहली की तरह बनना टफ होगा अगर मैं उसी प्रोग्रामिंग से चलूँगी तो। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ठीक है, अब मुझे अपनी इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, अब मुझे न्यू एक्सपीरियंसेस फीड करने हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल अबाउट दैट, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मुझे अब ऐसे ट्रेनर को ढूंढना है जो मुझे हेल्प करेगा, मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेनिंग करनी है सो दैट कि मैं एज बेस्ट एज कोहली बन पाऊँ। ठीक है। एंड इवेंचुअली क्या होगा, जब मैंने अपने माइंड को अपने एक्शन के साथ अलाइन किया, मेरे लिए उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना बहुत ईजी हो गया। राइट। तो हमारे जो लाइफ के डिसीजंस होते हैं, अब अगर किसी का पर्सन का माइंडसेट उस लेवल का है ही नहीं कि वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख सकता, राइट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनकी लाइफ तो अब ख़त्म, अगर उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो उनकी लाइफ ख़त्म, अगर उनका करियर ख़त्म तो उनकी लाइफ ख़त्म, और वो हर चीज़ में नेगेटिव आउटलुक देखते हैं। ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके डिसीजंस ये कहाँ से आ रहे होते हैं, उनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से। आप देखोगे उनकी लाइफ में ना ये पैटर्न चल रहा है, राइट। कि वो हर किसी चीज़ को लेकर ना यही सोचते हैं, हर किसी चीज़ को लेकर वो उनका, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, राइट। और उनका ये जो प्रोग्रामिंग वो फीड कर रहे होते हैं, यही प्रोग्रामिंग उनके आने वाले लाइफ के एक्शंस एंड डिसीजंस को कंट्रोल कर रही होती है।
ठीक लेकिन है। वही अगर हम एक पॉजिटिव आउटलुक रखकर पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल अबाउट चेंजिंग द प्रोग्रामिंग ऑफ इट, एंड द प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट द डेटा दैट यू हैव बीन फीडिंग। ठीक है। तो जो डेटा आप इतने सालों से, इतने टाइम से फीड कर रहे हो, अगर उस डेटा ने आपको अभी तक सर्व नहीं किया तो नया डेटा फीड कर दो। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, ओके। जिसमें आपको बस नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, नए एक्सपीरियंसेस इंट्रोड्यूस करने हैं, और आपके लिए अपने लाइफ के डिसीजंस को बदलना आई बहुत थिंक ईजी हो एनएलपी जाएगा। बीसी का पार्ट है, राइट? एनएलपी होता है इसमें साइकोथेरेपी पार्ट होती है, इसमें मेडिटेशन होता है। आप बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन इसको फास्ट बनाने के लिए ठीक है। कि ये प्रोसेस हमारी, अगर पता है हमें कि हमारी प्रोग्रामिंग अभी तक की अच्छी नहीं रही है, हाँ। हमारी लाइफ में उस प्रोग्रामिंग की वजह से हम ना अपनी हेल्थ इंप्रूव कर पाए हैं, ना अपने फाइनेंसेस इंप्रूव कर पाए हैं, ना अपने रिलेशनशिप इंप्रूव कर पाए हैं। तो उसके लिए अगर आपको फास्ट चीज़ें करनी है तो आपको अपने सेलुलर लेवल से वो ट्रॉमा जो हमारी उस नेगेटिव बिलीफ से अटैच्ड है उसे रिमूव करना पड़ेगा। उसमें Right. ऐसे थेरेपीज़ होती हैं जो बहुत हेल्प करती हैं। ऐसी थेरेपीज़ पर्टिकुलरली मैं लोगों को कराती हूँ जिनसे उनकी ये जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। राइट। यही उनकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, जहाँ उनको सालों लगने थे वहीं वो कुछ हफ्तों में कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ आपने जो बताई सेलुलर लेवल पे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, तो अभी मुझे एक चीज़ याद आ रही है, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब कई लोग से पूछो कि माइंड का ब्रेन कहाँ है तो बताएंगे यहाँ पे, माइंड पूछो तो यहाँ, सबकॉन्शियस माइंड यहाँ। बट माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपका यहाँ नहीं होता है, वो आपके टो से लेके आपके हेयर तक फैला पड़ा है, और ये Yes. सेल्स में आपकी मेमोरीज हैं जो स्टोर्ड हैं, राइट? वो डीएनए में फिर आपके आगे आपकी जो जनरेशन आती है उसमें ट्रांसफ़र होती हैं डीएनए के फॉर्म में। बट जो ये मेमोरीज हैं आपकी, वो सारी आपके बॉडी में स्टोर हो रही हैं, और जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो, जैसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ भी मैंने किया था अपना एक पॉडकास्ट, उन्होंने बताया था कि बेसिकली कई बार क्या होता है कि आपके जो ट्रॉमास होते हैं, आपके जो पेन होते हैं और आपका जो स्ट्रेस होता है, वो आपके बॉडी के पार्ट्स को भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। 100%। आपका बैक पेन शुरू हो जाएगा, आपका शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा, आपके नी में पेन है, तो उसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं आपके इमोशन से है। और जब उनकी दवाएं चलती हैं, अगर सपोज आपको बैक पेन है, L4 L5 S1 में किसी भी तरह का बल्ज है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर उसमें भी आपको जो दवा या मेडिसिन जो रिकमेंड करेंगे वो स्ट्रेस को कम करने की होगी, हैप्पी हार्मोन्स के लिए आपको देंगे, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो अपने आप रिकवरी आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ तो बहुत ही मतलब सही लगी मुझे कि सेलुलर लेवल पे अगर आप काम नहीं करोगे तो ये चीज़ इतनी इजीली रिकवर नहीं होगी। तो प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपका अगर मैं बात करूँ, आप बीसी थेरेपी में हो, आई थिंक साइकोथेरेपी के थ्रू आप सॉल्व करते हो इस चीज़ को, तो क्या प्रोसेस होता है? जैसे कोई भी पेशेंट आता है, कहता है कि मेरा एक ब्लॉकेज है कि मुझे लगता है कि पैसा कमाना बहुत टफ है। बचपन से मेरे को प्रोग्रामिंग की गई है, मम्मी पापा से जब पैसे मांगता था कि नई साइकिल खरीद दो, तो वो कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं उगते और पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। तो अब बचपन से मेरे अंदर ये चीज़ बैठ गई है कि पैसे कमाना आसान नहीं है, तो मुझे सच में लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ तो इतनी हर्डल्स आती हैं, इतने हसल लाइफ में दिखते हैं मेरे को कि मैं पैसे कमा ही नहीं पा रहा हूँ। तो उस इंसान को रिकवरी के लिए, उस इंसान को हील करने के लिए आप क्या मेथड यूज़ करते हो? तो अगर किसी को फाइनेंशियली कुछ करने में या अपने पैसे कमाने में या फिर अपनी ग्रोथ करने में, बिजनेस में या जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। और उस रीप्रोग्रामिंग, क्योंकि जिस हम फियर की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एक नॉर्मल फियर नहीं है, राइट। ये वो चीज़ है जो उनका बिलीफ सिस्टम में बचपन से फीड गई है। क्योंकि अगर किसी को नेगेटिव अटैचमेंट है या फिर ऐसा लव एंड हेट रिलेशनशिप है पैसों के साथ में, तो वो सडनली नहीं बनता, ठीक है, वो धीरे धीरे बन रहा होता है। और मेजरली इसकी स्टार्टिंग होती है हमारे चाइल्डहुड से। तो ऐसे लोगों को अपने साथ बैठकर ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हम पैसे के बारे में सोचते क्या हैं, हमारे नेगेटिव बिलीफ क्या क्या हैं, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को पैसों के साथ इम्प्रूव करने के लिए उन्हें अपने सेलुलर लेवल पर हीलिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रॉमा है पर्टिकुलरली कि हमारा पैसे कहाँ से आएंगे या फिर हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, या फिर जो भी कुछ उनका नेगेटिव बिलीफ है पैसों से लेकर कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारे पास तो पैसे कभी टिकते नहीं हैं, उसको अगर रिमूव करना है तो वो सिर्फ यहाँ नहीं है, वो सोच, वो नेगेटिव बिलीफ सिर्फ यहाँ नहीं है, वो ऑल ओवर बॉडी में होता है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आप देखोगे कि कुछ लोगों को ऐसी बातें करने से या फिर इस बारे में सोचने से ही ना दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। राइट। उनके चेस्ट में ना पेन शुरू हो जाता है,
उनकी बैक में टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, उनके स्वेटी हैंड्स हो जाते हैं, वो बॉडी शेक करने लग जाती है। तो ये क्या है? ये वही ट्रॉमा है जो सेलुलर लेवल पर स्टोर्ड है, जिसका ट्रिगर क्या हुआ? मनी। ठीक है। तो सिर्फ आप इस बारे में पॉजिटिव सोच कर इसको आप हील नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज़ करते हुए आप इसको ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इनर वर्क, डीप इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि आपका सेलुलर लेवल से वो ट्रॉमा रिमूव करेगा, आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी देगा, आपको ये फील कराएगा दैट यू होल्ड द पावर। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम ही ठीक कर सकते हैं। और ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग और नेगेटिव बिलीव पर काम करने से बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसमें कितनी सेटिंग्स होती हैं या क्या थेरेपीज़ होती हैं जो आप लोग करते हो इसमें? सो जर्नली कई लोग होते हैं जो थेरेपी शुरू करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि एंड कब करना है। ठीक है। बट विद द थेरेपी सेशन जो मैं दूसरों को देती हूँ, मैं उन्हें डे 1 पे बता देती हूँ कि उनको कितनी थेरेपी चाहिए। मिनिमम 3 सेशन से लेके मैक्सिमम 15 या 12, इससे ज़्यादा थेरेपी। और ड्यूरेशन कितना होता होगा? जो ड्यूरेशन होती है जर्नली ट्वाइस इन अ वीक से हम शुरू करते हैं, फिर हम ग्रेजुअली वंस इन अ वीक पर जाते हैं। ठीक है। एंड जो प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो उनकी स्टार्ट हो जाती है रीप्रोग्रामिंग, वो सेशन 1 से हो जाती है, लेकिन विजिबल चेंजेस आते हैं सेशन 3 के बाद। कई लोगों को लगता है कि हमारा जो ट्रॉमा है वो इतने सालों का है, वो 3 सेशन मतलब कि 2 हफ्ते में कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन द ट्रूथ इज, व्हेन यू नो द सिस्टम, व्हेन यू नो योर बॉडी, और हमें कैसे कहाँ पर उस सिस्टम के साथ फॉलो करके चेंज करना है, तो ये जो सालों का प्रोसेस है ना, ये कुछ हफ्तों में और कुछ दिनों तक कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और साइकोथेरेपी में मेजरली मैं लोगों को इन्हीं सब चीज़ों पे बात करती हूँ और हेल्प कराती हूँ। ठीक है। और अभी एक मैं बुक पढ़ रहा था, द मैजिक, बहुत ही अच्छी बुक है। यस। उसमें एक कोटेशन था, उसने मुझे बहुत अंदर से हिला दिया। उसमें मेरा एक बिलीफ सिस्टम था जो जिसे इस कोटेशन ने तोड़ा है। उसमें था कि डू अट्रैक्ट डोंट चेज। और हम अपनी लाइफ में पूरा, हमें लगता है कि हमें हार्डवर्क करना है, किसी चीज़ के पीछे एकदम शिद्दत से पड़े रहो और दिन भर उसके बारे में सोचते रहो। एक डिज़ायर होनी चाहिए कि यार ये चीज़ नहीं मिली तो लाइफ बेकार है, वो सपना जो देखा है उसे पूरा ही करना है। बट उसमें उसका उल्टा लिखा है कि ठीक है, तुम्हें जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचो, लेकिन उसके पीछे भागो मत, उसको अट्रैक्ट करो अपने पास। मतलब तुम मत जाओ, उसे बुलाओ। तो ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है? सो ये जो अट्रैक्शन है ना, कि हमें चेज नहीं करना अपने ड्रीम्स को, हमें अट्रैक्ट करना है, Right. इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होती है। और सबकॉन्शियस माइंड में आपको अपनी एनर्जी फील्ड पे काम करना होता है। जब हम अट्रैक्ट, मतलब कि हमें मैग्नेट बनना है, तो आप मैग्नेट हो तभी तो आप लोहे को अट्रैक्ट करोगे। लोहा मतलब कि आपका कोई सपना, आपका कोई गोल जिसे आप चाहते हो। लेकिन अगर आप लोहा बनेोगे, मैग्नेट के पीछे भागोगे, तो हो सकता है आप अट्रैक्ट ना कर पाओ। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे और बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मेरे। तो जब वो छोटे थे ना, तब उनको किसी पंडित जी ने बताया था कि इस बच्चे की कुंडली के अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ उन्होंने ग्रह नक्षत्र के बारे में कुछ बात करी, और उन्होंने बताया कि इसकी लाइफ ना बड़ी संघर्ष से भरी रहेगी। अच्छा। इसकी लाइफ में बड़ी परेशानी आएंगी, इसके फाइनेंसेस और इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, पूरी लाइफ प्रॉब्लम में इसकी। तो उन्होंने इस तरह से कुछ अपनी गणनाएं करी उनके लिए, और वो चले गए। ठीक है। अब जब वो छोटे थे, उनकी फैमिली ऑफ कोर्स पहले के टाइम में पंडितों को वैसे ही बहुत मानते थे, हालांकि अभी भी मानते हैं। तो क्या हुआ ना कि जब वो बड़े हो रहे थे और उनकी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, तो उनकी फैमिली, उनकी मदर या फादर क्या बोलते थे, देखा पंडित जी ने सही कहा। वो बिलीव बनता गया। और एग्जैक्टली। और उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी भर यही सुना कि मेरी कुंडली में ये है और ये नहीं हो पा रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। और उस चीज़ ने ना उनको आगे सक्सेस पाने नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक नकली कुंडली बनाई। उस नकली कुंडली में उन्होंने सारी अमेजिंग चीज़ें लिखी कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, मेरा रिलेशनशिप, मेरी शादी बहुत बढ़िया होगी, हमारे बहुत अच्छी फैमिली होगी। ऐसा करके उन्होंने पूरी एक कुंडली बनाई और अपनी मम्मी पापा को दिखा दी कि जी ये मेरी नई कुंडली है। वो बहुत पुराने ज़माने की थी, तो पंडित जी को इतनी क्लैरिटी नहीं थी। आजकल के पंडित ने मेरे को हेल्प करी है कि मेरी ये है रियल कुंडली। तो उन्होंने इस बारे में बार बार अपने फैमिली में बात करना शुरू करा और उस कुंडली को बार बार पढ़ना शुरू करा। ठीक है। वो बैठ कर अपनी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, अपनी एनर्जी फील्ड पे उन्होंने काम किया। और उन्होंने डीप लेवल पर वो पर्टिकुलर चीज़ अपने सेलुलर लेवल पे फीड करी। हमारे पास, हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल हैं। राइट। तो अगर आप इन ट्रिलियन सेल में आप कोई भी नेगेटिव चीज़ फीड है, अगर आप उस सेलुलर लेवल पे अपनी रीप्रोग्रामिंग शुरू करते हो, तो आप रियल चेंज ब्रिंग करके लेकर आते हो। और आज की डेट में उनकी बहुत अमेजिंग, वो बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे से उनका बिजनेस चल रहा है, उनकी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है। ओके।
जो पंडित ने कहा था या किसी ने भी कहा था, लेकिन मैटर करता है कि आप खुद के बारे में कैसा सोचते हो, आप खुद के लिए क्या देखते हो। तो अच्छा। उन्होंने वही चीज़ें अट्रैक्ट करी। उन्होंने कहाँ काम करा? अपने सबकॉन्शियस Conscious माइंड mind पे, पे। अपने एनर्जी फील्ड पे। तो अगर आपको अट्रैक्ट करना ही है ना, तो अपने सेलुलर लेवल पे एक एक सेल में अपना वो ड्रीम, अपना वो गोल फीड करना शुरू करो। ओके। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से काम करो। तब आप एक रियल ट्रू मैग्नेट बनते हो अपने ड्रीम्स के लिए। और ये राइट। बनना कोई मुश्किल नहीं है, हाँ हाँ। बहुत ईजी है इफ़ यू नो द प्रोसेस। ओके। अब ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उन्हें सक्सेस इजीली मिल जाती है, बट वहीं दूसरे साइड में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिन्हें देख के हम भी लोग कहते हैं कि यार ये लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बट उस हिसाब से उसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में? क्या माइंडसेट का ही डिफरेंस है या क्या हो सकता है? देखिए, मेहनत करने से सक्सेस पानी मिलनी होती तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिच शायद वो रिक्शे वाला होता। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से सक्सेस नहीं मिलती। मेहनत तो मतलब हार्ड वर्क का और सक्सेस होने का, इन दोनों का बहुत लिंक नहीं है कुछ, राइट? बिल्कुल, इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। और इसका एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगी। एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस डेविड गॉगिन नाम से एक नेवी हाँ। सील हमारे पर्सन है। Can't Hurt Me। एग्जैक्टली, Right। उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, कांट Right। हर्ट मी। Awesome book। तो उन्होंने एक रूल बताया है जो उनके बुक में लिखा हुआ है, जिसके बारे में वो बात करते हैं। वो ये है कि जब हम मेहनत करते हैं ना, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, तब हमारे पास सिर्फ 40% सक्सेस मिलती है हमें। अच्छा। 40% जब हम फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं तब हमें वो सक्सेस मिलती है। ठीक है। लेकिन अगर हम उसके बाद मेहनत करते हैं, वो स्ट्रेंथ आती है मेंटल स्ट्रेंथ की। और ठीक जब है। हम उसे यूज़ करते हैं तब हमारे पास रेस्ट 60% हमारे पास वो रिजल्ट आते हैं, वो गोल अचीव करने की हमारे पास रियल स्ट्रेंथ आती है। तो इट्स नेवर अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स नेवर अबाउट योर हार्ड वर्क, बट इट्स ऑलवेज अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक, और कितना आप अपने आप को, जब आप थक गए हो, जब आप बैठ गए हो, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, और तब आप अपने लिए वो मेहनत करते हो, वो रियल मेहनत होती है जो आपको वो रिजल्ट देती है जो आपको चाहिए। और Right। वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से आता है। बिल्कुल। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने डॉक्टर अमित के साथ भी सेम इसी पे मैनिफेस्टेशन पे हम लोगों ने बात की थी काफ़ी ज़्यादा, और उनसे बात करते करते मैंने उन्हें बताया कि मेरी लाइफ में मतलब पैसों का अबंडेंस रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। जब स्टूडेंट में था तब भी मतलब मोस्टली सारे जो मेरे दोस्त होते थे वो मुझसे पैसे लेते थे। ऐसा नहीं था कि घर से बहुत ज़्यादा मेरे को पैसे मिल रहे हैं इस वजह से अब मैं बहुत रिच बैकग्राउंड से था, मैं मिडिल क्लास से ही था, बट समहाउ मेरे पास पैसे कहीं ना कहीं से रहते थे। मैं फ्रीलांसिंग कर लेता था, कुछ ना कुछ करता था, जिससे मेरे पास एक मनी फ्लो बना रहता था। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि तुम्हारा पैसे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। तो मैंने पूछा था पैसे के साथ रिलेशन मतलब ये मैं समझा नहीं कुछ। तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया था कि हर चीज़ के साथ जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में है, ये माइक है, ये कैमरा है, ये लाइट है, आपकी गाड़ी है, सबके साथ आपका एक रिलेशनशिप होता है। और बेसिकली हर चीज़ यही 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। किसी में वो एलिमेंट कम होते हैं, कुछ किसी में ज़्यादा होते हैं। जिसमें सपोज़ धरती ज़्यादा होगी वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जिसमें वाटर ज़्यादा होगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। तो इस तरह से हर चीज़ बनी होती है और वो सारी चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं एनर्जी पे। जैसे ये माइक है, ये भी एक एनर्जी पे ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? अगर आप इसे ढंग से नहीं रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगा टाइम के साथ साथ। आपकी गाड़ी को आप हमेशा ब्लेम देते रहोगे कि यार ये तो हमेशा ख़राबी होती है, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी। तो मनी के साथ जो ये रिलेशनशिप है, बहुत सारे लोग को रहता है कि उन्हें हमेशा पैसे की कमी पड़ी रहती है। तो उस चीज़ को वो बेटर कैसे कर सकते हैं? ये रिलेशनशिप वाले एंगल से आप बताओ कि मनी के साथ रिलेशनशिप बेटर करने के लिए क्या कोई ऐसा रिचुअल है या ऐसा कुछ फ्रेज अफर्मेशन कुछ भी ऐसा है जो हम बोल सकते हैं या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकें? सो मनी के साथ रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अवेयरनेस से। ठीक है। और इस अवेयरनेस को समझाने के लिए मैं आपको अपने क्लाइंट का एग्जांपल देती हाँ हूँ। हाँ। सो मेरे एक क्लाइंट थे एंड उन्होंने बचपन से ही ना पैसों की बहुत तंगी देखी थी। ठीक है। और उनके पेरेंट्स में भी ना आपस में पैसों को लेके बड़ी लड़ाई झगड़े होते थे। और आगे जाके उनके पेरेंट्स का इसी वजह से डिवोर्स हो गया। फिर वो बड़े हुए, उन्होंने जॉब करना शुरू करा, और जॉब करने के बाद क्या हुआ, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों मैनेज करने का जो उनकी था ठीक वो है। बहुत पुअर हुआ। वो हर बार शॉपिंग करने रहते थे अपना, और तो वो कभी सेफ नहीं कर पाए। फिर आगे जाके उनकी शादी होती है। उनकी शादी एक अच्छे घर में हुई, लेकिन उनके हस्बैंड से उनकी उन्हीं चीज़ों पर लड़ाई होती थी, जिन चीज़ों पर, पैसों को लेके जिन चीज़ों पर उनके पेरेंट्स की होती थी। तो ये है हमारा
एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप ठीक है। जो हम मनी के साथ क्रिएट करते हैं, और वो कहाँ से क्रिएट होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस से। ठीक है। कि हमने मनी के साथ कैसे एक्सपीरियंसेस लोगों के देखे हैं, खुद के देखे हैं, और उस एक्सपीरियंस के साथ हमने क्या नेगेटिव बिलीव बनाए हैं। ऑफ कोर्स विद थेरेपी हमने यही बिलीव सिस्टम पर काम करा, और आज उनके रिलेशनशिप, उनके अपनी फैमिली के साथ में और उनके फाइनेंशियली ये रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन आपको ये एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने साथ कि आपको बैठकर अपने वो सारे नेगेटिव बिलीव लिखने होंगे, और आपको ये प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 बार अपने साथ करनी होगी, और आपको हर बार एक नया नेगेटिव बिलीव समझ आएगा। और ये रियलाइजेशन आपके लिए फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको चेंज कहाँ करना है, और उसके बाद आपको अपनी रीप्रोग्रामिंग में फीड करना होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। मान के चलिए कि किसी का अगर नेगेटिव बिलीफ है, पैसों से हटकर मैं बता रही हूँ, कि शादियाँ तो आजकल टिकती नहीं हैं, राइट, कि आजकल लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं, लड़के अच्छे नहीं हैं, और बड़ा सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा शादी का। तो लोगों के पास ना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। लेकिन अब जब आपको पता चल गया है कि मेरा नेगेटिव बिलीफ है शादी को लेकर कि शादियाँ टिकती नहीं हैं, शादियाँ आजकल लड़कियाँ ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर अपनी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करनी है, तो अब आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिनके शादी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रितेश एंड जनीलिया। ठीक है। आपको उनकी स्टोरी, उनके एक्सपीरियंसेस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना होगा कि ऐसे भी लोग हैं जिनके रिलेशनशिप, जिनकी मैरिजेस बहुत अच्छी चल रही है। और ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे लोगों को ढूंढना और देखना बंद करना होगा जो आपके इस नेगेटिव बिलीफ को फीड करें कि शादियाँ तो टिकती नहीं हैं। ठीक है। और जैसे जैसे आप ये करेंगे वैसे वैसे आपका बिलीफ चेंज होगा। जितने ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा आप डेटा इस पर्टिकुलर बिलीफ के लिए फीड करेंगे कि शादियाँ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड, ओके, उतना ज़्यादा चेंज उतना होता ही जाएगा। ज़्यादा आपका रिप्रोग्रामिंग होगी। सिमिलरली मनी के लिए भी यू हैव टू डू द सेम। ठीक है। जी। सो कोई भी टेक्निक या थेरेपी जो हम घर पे खुद से कर सकें यस, मनी ब्लॉकेजेस के लिए? बिल्कुल। एक 5 मिनट की थेरेपी है, बहुत ही ठीक है। ईजी है और कोई भी कर सकता है। तो अगर अपने मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है तो उसका स्टार्ट हमें करना पड़ेगा सबकॉन्शियसली अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करने से। ठीक है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट, मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ जो कोई ठीक भी है। कर सकता है विद इन 5 मिनट। तो ठीक क्या है। करना है, पहले हमें जैसे भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। ज़मीन पे बैठ सकते हैं या चेयर पे बैठ सकते हैं। अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखना है, दूसरा ठीक हाथ है। अपने स्टमक पे रखना है, ओके, बीच में। हाँ, ये करने के बाद आपको लॉन्ग डीप ब्रेथ लेनी है एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। सो आप इनहेल करेंगे नोज से और एक्सहेल करेंगे माउथ से, ऐसे। वेरी स्लोली एंड वेरी जेंटली। ये करने के बाद फिर आप अपनी बॉडी को सेंस ऑफ सेफ्टी फील कराएंगे। तो यू विल से आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम गाइडेड, आई एम गाइडेड, right people and opportunities are coming on my way. I am safe, I'm guided, and right people and opportunities are coming on their way to me. ऐसे आप और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं। एंड ये करने के बाद एटलीस्ट आप 5 मिनट तक करेंगे। उसके बाद आप अपने आप को जेंटली हग करेंगे एंड जस्ट से आई लव यू नो मैटर व्हाट, एंड दिस क्लोज इट। और ये पर्टिकुलर चीज़ अगर हम एवरी डे करना शुरू करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बॉडी के थ्रू ये सेंस देते हैं दैट आई कैन क्रिएट माई लाइफ, आई कैन क्रिएट माई डेस्टिनी। ठीक है। और ये हम राइट वर्ड्स को यूज़ करते हुए, राइट वर्ड्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी एनर्जी फील्ड में फीड कर सकते हैं। ओके। एंड विद इन 21 डेज, ये मेरी गारंटी है, अगर किसी ने ये चीज़ करी वो विजिबल चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। ओके जी। एंड यहाँ पे कहते हैं जैसे आपका कोई भी गोल है, अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत एग्जैक्टली कि क्या आपको लाइफ में चाहिए। उस चीज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ लिखो। सपोज़ अगर आपको एक फरारी चाहिए तो फरारी के बारे में लिखो, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका मॉडल कौन सा है, उसमें इंजन क्या यूज़ किया गया है, बहुत डिटेल में उसमें जाओ और विजुलाइज़ करो। तो कई लोग बोर्ड भी बनाते हैं विजुलाइज़ करने के लिए। तो उस बोर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके ड्रीम को या गोल को अचीव करने के लिए? सो उस बोर्ड को विजन बोर्ड आजकल Right. कहते हैं। और मैं 4 साल से विजन बोर्ड्स बना रही हूँ बाय द अच्छा। वे। और विजन बोर्ड के पीछे भी ना बहुत डीप साइंस है। अच्छा, ठीक है। सो वो साइंस ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता ठीक है। व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी। ठीक है। तो हमारे ब्रेन को ये पता ही नहीं है कि जो हम देख रहे हैं
वो रियल है या इमेजिनरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं, ठीक है, राइट। तो हॉरर मूवी देखने के बाद ना हमें घबराहट होने लग जाती है, हमें लगता है कि हमारे पीछे तो कोई नहीं है, हालांकि वो इमेजिनरी होता वॉशरूम है। तक जाने में डर लगता है इंसान को लेकिन अकेले। लेकिन हम वो चीज़, हमारा ब्रेन उसको ना रियल समझने लगता है, कहीं दरवाजे के पीछे कोई खड़ा तो नहीं हाँ, है। राइट। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एरोटिक कुछ नॉवल या बुक पढ़ते हैं, हाँ, तो हम सेक्सुअली अराउज्ड फील करते हैं। राइट, राइट, राइट। दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग, बट हमारी बॉडी में वो केमिकली चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। अगेन क्योंकि हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज Okay. इमेजिनरी। तो जो पिक्चर आप बार बार अपने ब्रेन में देखोगे, और वो देखने के लिए ना आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अश्विनी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक पिंक एलिफेंट इमेजिन करना है, हाँ। आप आंख खोल के भी देख सकते हो। बिल्कुल। तो वही चीज़, जो पिक्चर आप बार बार आंख खोल के आंख बंद करके आप देखते हो, वही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। क्योंकि उसी के साथ आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी के पास एक्शंस लेने के लिए फोर्स करता है, और उससे ही आपकी रिप्रोग्रामिंग और वही चीज़ आपकी लाइफ में और होने लगती है। राइट। तो अगर आप ऐसे पिक्चर्स शिद्दत के साथ कॉन्शियसली खुद के साथ बैठकर आंखें बंद करके अगर आप एक छोटी सी फिल्म या कोई भी पिक्चर्स क्रिएट करते हो और उसे बार बार लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हो, चाहे वो विजन बोर्ड के थ्रू हो, राइट। चाहे वो आप विजुअलाइजेशन के थ्रू हो, तो आपका ब्रेन उसे डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकता। कुछ लोग इसी पावर को ना अपनी लाइफ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ लोग इसी पावर को अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ओके। जो कि नहीं करना चाहिए। एक टेक्निक का नाम मैंने सुना था, इनर चाइल्ड हीलिंग। सो ये एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे काम करती है? सो इनर चाइल्ड हीलिंग ऑफ कोर्स हमारे चाइल्डहुड का ही पार्ट है कि अगर किसी के चाइल्डहुड में ऐसी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का सेक्सुअली असॉल्ट का कोई चाइल्डहुड में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसे ही पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर उनकी लाइफ में अगेन ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिससे ये ट्रॉमा ना रिपीट होता है। ठीक है। और वो इंटीमेट होने में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सेफ फील नहीं करते, वो ओपन नहीं हो पाते, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इस केस पर उन्हें ये नहीं देखना कि हम ऐसा पार्टनर ढूंढे जो हमें सेक्सुअल सेफ्टी फील कराए या फिर जो हमें कंफर्टेबल फील कराए। नहीं, हमें ये देखना है कि हम अपने आप को वो सेंस ऑफ सेफ्टी, हम अपने इस पार्ट को, इस चीज़ को हील करें, ताकि हम अपने साथ और इन फ्यूचर अपने पार्टनर के साथ में एक ऐसी बॉन्ड क्रिएट कर पाए जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल हो। लेकिन ये आपको देखना है कि क्या आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफ एक उस लेवल पर, जिस लेवल पर आप चाहते हो, उस लेवल पर आपको एक्सपीरियंस करने से रोकता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ है जो आपके चाइल्डहुड में हुआ है और जो आज आपको रोक रहा है, तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करानी चाहिए। क्योंकि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं ना, ये हमारी अडल्ट लाइफ में ना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सो बेसिकली इसमें मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इनर चाइल्ड हीलिंग में आप अपने पेशेंट के साथ बैठते हो और फिर उससे बोलते हो कि याद करो क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ था बचपन में। और कई पेशेंट तो ऐसे होते होंगे जिनको याद रहता होगा कि हाँ क्या रीज़न था, किस वजह से मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, बट आई थिंक कई लोग को याद भी नहीं होता होगा, बट वो सबकॉन्शियस में उनके रहता होगा। तो उनके लिए क्या थेरेपीज चलती हैं? एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं सब में ऑब्जर्व करती हूँ, जिन भी लोगों को कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं या फिर उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको मैक्सिमम लोगों को ना अपना चाइल्डहुड याद ही नहीं होता। अच्छा। उनको यस, और ये ना उनकी ये वो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो माइंड है, उनका जो ब्रेन है ना, वो उनको सेव करना चाहता है, भुलाना चाहता है वो। एग्जैक्टली। तो ऐसा पार्ट ना वो रिमूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमारे मेमोरी में से चाहे फेड हो जाता हो, उनके कॉन्शियसली वो रिकॉल ना कर पाए। लेकिन ये जो ट्रॉमा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सेलुलर लेवल पर स्टोर होता है। राइट। तो ऐसे लोगों को इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्लस जब आप ये समझ जाते हो कि हमारे लाइफ में, हमारे चाइल्डहुड में ये सब चीज़ें हैं, तो आपको इसकी, जैसे जो टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ, उसमें सबकॉन्शियस कमांड्स होती हैं, उसमें हिप्नोटिक कमांड्स होती हैं, जो कि यही चीज़ करने पे उनको इनर चाइल्ड हीलिंग उनके लिए ईजी हो जाती है। ऑफ कोर्स ऐसे डीप मेडिटेशंस होते हैं, ऐसे डीप मेडिटेशंस और नॉर्मल मेडिटेशंस बहुत अलग होते हैं। अच्छा। सो नॉर्मल मेडिटेशन में जिसमें आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, बट डीप मेडिटेशंस जो होते हैं जिसमें आप अपनी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग और अपने सेलुलर लेवल से ट्रॉमा रिमूव करते हो, इंक्लूडिंग सबकॉन्शियस कमांड एंड हिप्नोटिक कमांड्स। ओके। और ये वो टेक्निक्स होती हैं जिनको एक ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल के साथ ही करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें करके आपकी जो हीलिंग होती है ना, वो फास्ट हो जाती है, और आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्टे करते हैं।
ठीक है। इसको बार बार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बाय द वे, कि आपको हमेशा करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे कुछ वेज होते हैं जिनसे आप अपने इस इमोशन को ना, इस नेगेटिव इमोशन को, मैं अपने हर क्लाइंट को चैनलाइज करना सिखाती हूँ कि उसे सप्रेस नहीं करना, उस इमोशन को आपको रिलीज करना है, इर्रेस्पेक्टिव आपको वो याद है या नहीं याद है। सप्रेस करने में क्या होता है? अगर फीलिंग सप्रेस कर रहे हैं तो किस फॉर्म में स्टोर होती है? सो जब हम फीलिंग को सप्रेस करते हैं ना, वो एज अ ट्रॉमा स्टोर होती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज आप अपनी फीलिंग को, अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, वो सुनता नहीं है, और आप बस इग्नोर कर रहे हो कि नहीं, इस बारे में मुझे नहीं सुनना, मुझे अपना अच्छा। काम करना है, ठीक है। मेरे पास काम पड़ा हुआ है, लेट मी जस्ट फोकस ऑन दैट। और आप उस नेगेटिव इमोशन जो कि वहाँ से आ रहा है, चाहे वो एक बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो करियर का हो, तो जब जब आप इसे इग्नोर करोगे ना, जब जब आप इसके बारे में कॉन्शियसली सोचना अवॉइड करोगे, आपको लगेगा कि मुझे तो अब ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है। बट इन रियलिटी उल्टा होता है। ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर सप्रेस्ड इमोशन है, जो आपने फील अपनी थॉट में किया, लेकिन उसे अपनी बॉडी में सप्रेस किया, ठीक है। ऐसे लोगों को रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसे लोग सो नहीं पाते हैं। उनका माइंड रात को कॉन्स्टेंटली ऐसे ड्रीम्स क्रिएट करेगा, ऐसी फीलिंग क्रिएट करेगा, उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाएगी। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारा सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो इस तरह से हमारी बॉडी मैनिफेस्ट करने लगती है। राइट। इन लोगों को सिवियर एंजाइटी कन्वर्ट हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारे सप्रेस्ड इमोशंस। लोग एक्शंस नहीं ले पाते हैं अपने ड्रीम्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस फील करने लग जाते हैं। तो ये वही इमोशंस होते हैं जो वो दबा रहे हैं, और इनको दबाना नहीं होता, इनको रिलीज़ करना होता है। वो लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता कि हमें करना कैसे है, कि अगर हम ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, उसे बॉडी से निकालना कैसे है। और इसको निकालने के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे वेज हैं। सोमैटिक प्रैक्टिसेस होती हैं, साइकोथेरेपी है, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो कई लोग होते हैं जो नहीं लेते हैं, लेकिन लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। बिल्कुल 100%। जी। सो स्पिरिचुअलिटी का क्या इसमें योगदान होता है? जैसे देखा गया कि बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं वो मेंटली भी बहुत फिट होते हैं। Yes. और उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और एक डॉक्टर सिड वरियर की वीडियो में उन्होंने ये चीज़ बताई थी, बहुत अच्छे से इसकी साइंस को एक्सप्लेन किया था कि जब कई बार क्या होता है कि आप कहते हो कि इस मंदिर में जब मैं जाता हूँ और यहाँ बोलता हूँ कि भगवान मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, और जब या एक दिया जलाऊँगा आपके मंदिर में आके, कुछ भी आप सपोज़ कोई भी चीज़ है वो आप कहते हो जाके कि ये चीज़ मैं करूँगा अगर ये चीज़ मेरी पूरी हो गई तो। और 100% मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक जो भी चीज़ें मैंने कही है वो वहाँ पे पूरी हुई है। तो बताते हैं कि साइंस इसके पीछे काम करता है, आपका बिलीफ सिस्टम इसके पीछे पूरा काम करता है। जब आप वहाँ पे दिया जला के आते हो तो आपको बिलीफ आपका बन जाता है कि यार अब काम तो मेरा हो जाएगा। तो क्या होता है कि आपका RAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगता है कि उसको किस तरह से मैं डन कराऊँ, किस तरह से मैं उसको उस डायरेक्शन में ले जाऊँ ताकि वो चीज़ हो जाए, क्योंकि दिमाग में तो वो चीज़ हो चुकी है, उसके लिए आप श्योर हो। तो इस तरह से आपका पूरा बिलीफ सिस्टम आपको रास्ते दिखाता है कि किस तरह से आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, अपने गोल को कैसे पा सकते हो। तो ये चीज़ मैं सुन के बहुत शॉक था कि कितना बड़ा साइंस है इस चीज़ के पीछे, कि जो आप कहते हो कि 100 रुपये का लड्डू भगवान के लिए शायद कोई मैटर नहीं करता है, अगर भगवान होते नहीं होते, जो भी आप मानते हो, जो भी आपका थॉट प्रोसेस हो या बिलीफ हो इस चीज़ को लेके, लेकिन वो मैटर आपकी अंदर ही, वो आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब वो एक 10 रुपये की अगरबत्ती जला के भी आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, आप अपने आप को ऐसा रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो ये क्या किस तरह से काम करती हैं चीज़ें? जो स्पिरिचुअलिटी होती है और ऐसी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, तो पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। राइट। तो स्पिरिचुअलिटी ना हमें हेल्प करती है टू अटैच एंड डिटैच। ठीक है। दोनों ही चीज़ें एक साथ स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है। वो अटैच हमें करती है उस हायर पावर से, हायर सेल्फ से, चाहे वो कोई डिवाइन पावर हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी आप जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, उससे हमें अटैच करने में हेल्प करती है। हाँ। और वो उसके साथ साथ हमें डिटैच करती है उन चीज़ों से जो हमारे लिए नेगेटिव, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं। अच्छा। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे ट्रॉमास, उनसे हमें डिटैच करती है। ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं। कुछ लोगों के लिए वो मेडिटेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो मंदिर जाकर घंटी बजाना या धूपबत्ती जलाना या लड्डू चढ़ाना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो नमाज पढ़ना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो कुछ भी हो सकता है। राइट। लेकिन आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करते हो, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, टू अटैच विद द हायर सेल्फ एंड टू डिटैच विद एवरीथिंग जो भी आपको अपने उस गोल तक नहीं लेकर जा रही है।
ओके एंड स्पिरिचुअलिटी में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, चाहे वो मंत्र चैंटिंग हो, चाहे वो आपका मेडिटेशन हो, चाहे वो डीप लेवल पे ब्रीदिंग हो, चाहे वो अपने आप से कनेक्ट करना हो। ये राइट सारी की सारी प्रैक्टिसेस आपको आपके सिस्टम, आपके बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि कोई बैठा है जो संभाल लेगा। और जब हम ये थॉट में आते हैं ना कोई हाँ संभाल लेगा, जब हम उससे अटैच होते हैं और अपनी प्रॉब्लम से डिटैच होते हैं, तब ना लाइफ बहुत ब्यूटीफुल और बहुत मधुर हो जाती है। राइट और स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें बहुत ईजी कर देती है। आई थिंक सरेंडर के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए कि Yes. जैसे हमारे गीता में भी बात होती है कि उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करो जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। डिसिप्लिन पे, सिस्टम पे, तुमने एक गोल सेट किया, तुम्हारा एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, उस पर तुम वर्क कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है, बट उसका आउटकम क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो उससे डिअटैच हो। लोग लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार सरेंडर मतलब सब कुछ छोड़ दो, भगवान सब देख लेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ लिखा है पहले से। बट वो कहते हैं कि आपको कर्म तो करना ही है, कर्म करने के बाद जो आउटकम है उससे डिअटैच होना है, राइट। Yes. तो सरेंडर की और क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हेल्प करता है साइंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो अगर हम सरेंडर की बात करें तो सरेंडर की एक सिंपल सी यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी पड़ेगी वो ये है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा जिन भी चीज़ों से आप परेशान हो, अच्छा उन चीज़ों को लेकर अगर आपके कोई नेगेटिव थॉट्स हैं या आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं, आपको उसे फीड करना बंद करना पड़ेगा और आपको सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन प्लान को। फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकता ठीक है है। अभी नहीं है, तो आपको ना उस बिलीफ को सरेंडर करना पड़ेगा कि बस वो मेरा बिलीफ है ना, अभी आज जो चल रहा है, ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन करने वाला है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के अकॉर्डिंग या कुछ लोग मानते हैं कि कहीं ना कुछ लिखा हुआ है। तो आपको बस एक अपने बिलीफ सिस्टम में ये चीज़ फीड करनी पड़ेगी कि अगर मैं मेहनत करूँगा वहाँ जाने के लिए जहाँ मुझे जाना है तो मैं पहुँच जाऊँगा। बस उसी प्लान को, उसी गोल को आप सरेंडर कर दो। बाकी की जो चीज़ें हैं उनसे आपको अपने आप को डिटैच करना होगा। ये नहीं है कि आपने डिटैच तो कर लिया लेकिन अब आप उसके लिए बैठ गए हो कि अब तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। ओके। एंड यहाँ पे पास्ट लाइफ के बारे में भी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसी थेरेपीज़ होती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जिन्हें कहते हैं, जिसमें आपके पास्ट लाइफ को बताते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई थी, शायद आपके साथ कुछ आपने ये चीज़ की थी जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके पीछे कोई साइंस है, साइंस इसे मानता है या नहीं? सो अश्विनी, मैंने अभी कल ही एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बाय द वे, अच्छा। एक 4 साल के बच्चे की, ठीक है। जिसका नाम ल्यूक था। हाँ। और वो इनकारनेट हुआ था इस अच्छा। लाइफ में। ठीक है। और उसकी जो प्रीवियस लाइफ थी उसके अकॉर्डिंग ये उसने पूरा एक्सप्लेन किया है 4 साल के बच्चे ने। बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री है, कोई भी देख सकता है। ठीक है। और वो इनकारनेट हुआ इस लाइफ में एज ल्यूक, लेकिन उससे प्रीवियस लाइफ में उसका नाम था पैम, जो उसने बताया है। ठीक है। तो वो बच्चा ना आग से डरता था, उसको हमेशा आग अगर कहीं भी लग रही है वो डरने लग जाता था और वहाँ से दूर हो जाता था। ठीक तो है। उसके पेरेंट्स ने पूछा क्या है, तब उसने बताया कि ना पैम आग में जलकर मरी थी, इसीलिए मुझे डर लगता है। वो 4 साल का बच्चा है और उसको ये जो चीज़ है, जो उसका अब सबकॉन्शियस जो ये बिलीव बना या फिर जो वो फियर बना, वो कहाँ से आया? उसकी पास्ट लाइफ से। और ठीक है। ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि ये चीज़, और जब उनके पेरेंट्स ने इस बारे में और थोड़ा रिसर्च करा कि वो जो जिस बारे में बोल रहा है, जब Right. उस पर्टिकुलर जगह पर वो लोग गए, उन लोगों से बात करी, तो पता चला कि एक पैम नाम की लड़की सच में थी जो कि आग में जल के मरी थी। उस बच्चे ने जो जो इन्फॉर्मेशन दी अपने पेरेंट्स को, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन सच थी। एंड देयर आर नॉट वन बट थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज लाइक दैट, जहाँ पर लोगों ने एक्चुअली में अपने पुनर्जन्म के बारे में, अपने पिछले जन्म के बारे में बात करी है। तो ऐसे ना कई सारे ना अनसेड ट्रूथ हैं कि कुछ लोगों को फोबियाज होते हैं, कुछ लोगों को बहुत सारे डीप चीज़ें होती हैं जिनका कोई आंसर नहीं है। ठीक है। एक्चुअली में साइकोलॉजी में भी उनके आंसर्स नहीं है। कई सारी चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। अब साइंस ना इस चीज़ को एक्चुअली में प्रॉपरली तो प्रूव नहीं कर पाई है, लेकिन जब इतने सारे एविडेंसेस हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हम सारे आंसर तो साइंस में नहीं ढूंढ सकते। कुछ चीज़ें जो हमें दिखती हैं, फॉर एग्जाम्पल गॉड, राइट। उसे हम फील कर सकते हैं। भगवान या कोई भी आप जो मानते हैं, सुपीरियर हायर पावर को मानते हो, वो फील हो सकता है। क्या किसी ने एक्चुअली में देखा है? ऑफकोर्स देखा होगा, मन की आंखों से। तो वैसे ही ये सब वो चीज़ें हैं कि अगर आपके पास चीज़ें दिख रही हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ें ना हमारी पास्ट लाइफ की चीज़ें ट्रॉमा बन के आती हैं। ऑफकोर्स कि हम इसको किस तरह से अब कर सकते हैं, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 80% हमारे हाथ में है। ठीक है।
उसको अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ठीक है भाई कि हमारे पास सपोज ये पास्ट लाइफ से आ रहा है या फिर हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो अब हम अपनी करंट लाइफ में प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर टेक्निक्स, टूल्स के साथ इस ट्रॉमा को अगेन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जी। ओके। सो यहाँ एक कोई बेस्ट आप रिचुअल बताओ अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए जो हम कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, कुछ भी नहीं, अबंडेंस वगैरह कुछ भी नहीं, जस्ट एक सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसको हील करने के लिए क्या एक बेस्ट मेथड या टेक्निक हो सकती है जो हम घर पे परफॉर्म कर सकते हैं? सो एक बहुत ही सिंपल मेथड और टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ और ये सबको बहुत हेल्प करेगा। जेनरिक टेक्निक, एकदम जेनरिक, और ये वो टेक्निक है जो मैं पिछले 9 साल से कर रही हूँ। अच्छा, तो रिजल्ट भी बताइए होंगे। बहुत रिजल्ट्स हैं, बहुत Okay. सारे चीज़ें हैं, बट एक सिंपल सी चीज़ है कि ना आपको ना अपने रिचुअल बनाने पड़ेंगे, नॉन नेगोशिएबल रिचुअल्स, कि कुछ भी हो जाए आपको वो करना ही करना है। तो मेरे 2 रिचुअल्स हैं, एक मॉर्निंग रिचुअल और एक नाइट रिचुअल। सो मॉर्निंग रिचुअल्स में इसमें आपको सिर्फ एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जो है जर्नलिंग, जो करनी है। ये आपकी एक तो वाइब्रेशन हाई करने में हेल्प करेगा, आपके सबकॉन्शियस बिलीव अगर नेगेटिव हैं तो उनको चेंज करने में हेल्प करेगा, जो बिलीव आर फीड करना चाहते हो उन्हें फीड करने में भी हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक डेडिकेटेड नोटबुक बनानी है इस मॉर्निंग रिचुअल के लिए, और आपको अपनी 10 ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखनी है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है। जब हम ग्रेटफुल अपनी बाहर का अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको लेकर हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, इससे ना हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जीज इंक्रीज होती हैं। राइट। और आपको बस यहाँ पे एक चीज़ ये करनी है कि आप जो 10 चीज़ें लिखोगे ना उन्हें रिपीट नहीं करना, और आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, फॉर दिस सोफा, फॉर यू, फॉर दिस डे, फॉर दिस लाइफ, फॉर अर्थ, फॉर वाईफाई, फोन, पेन, माइक, एनीथिंग। हर दिन 10 नई लिस्ट, और वो लिखने के बाद 10 चीज़ें आपने ग्रेटिट्यूड में लिखा, फिर 3 चीज़ें आपको लिखनी है दैट यू लव अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, जैसे आई लव माई हेयर, आई लव माई बॉडी, आई लव द वे आई टॉक, कुछ भी हो सकता है। 3 चीज़ें आपने स्पेसिफाई करी। उसके बाद एक चीज़ लिखनी है इंटेंशन फॉर द डे, जिस इंटेंशन को आपको पकड़ के रखना है और अपने पूरे दिन में उस इंटेंशन पर कायम रहना है। वो इंटेंशन हो सकती है कि थिंक मोर पॉजिटिव, वो इंटेंशन हो सकती है कि आपको कोई पर्टिकुलर काम करना है, ठीक है, तो उस दिन आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। ये तो हो गया मॉर्निंग रिचुअल, इसमें हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, और फिर आता है हमारा नाइट रिचुअल। नाइट रिचुअल में हम करेंगे सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग, ठीक है, जो कि आएगी ऐसे पॉजिटिव बिलीफ फीड करने से जिनको हम बदलना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नेगेटिव बिलीफ एक साथ लिखने हैं और उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस या फिर आपको पॉजिटिव एविडेंसेस लिखने हैं। जैसे कि मेरा वजन लूज नहीं हो रहा बट आप वेट लूज करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे कि फलाना ने इतना वेट लॉस करा है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको ऐसे एविडेंसेस, ऐसे स्ट्रॉन्ग एम्पावरिंग एविडेंसेस और स्टेटमेंट्स लिखने हैं। बेसिकली अपने बिलीफ सिस्टम को आपको चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए कुछ उसको फैक्ट्स भी देने पड़ते हैं कि ये चीज हो चुकी है, तो तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है। रेफरेंस न्यू चाहिए, एक्सपीरियंसेस, न्यू डेटा फीड करना है। और ये ऐसे आप अपने नेगेटिव हर बिलीफ के लिए आप लिखोगे। ठीक है, ऐसे आप एटलीस्ट 10 बना लो, और आपको एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रात को एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो रात को सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग ना बहुत ईजी होती है। बस उन्होंने ये लिखा, ख़त्म किया, अगेन 15-20 मिनट लगेंगे और सो जाओ। और जैसे जैसे आप देखोगे कि आपका हर नेगेटिव बिलीफ ना इतना पावर अब होल्ड नहीं कर रहा, तो अगर आपको लगे ना आपने नेगेटिव बिलीफ लिखा हुआ है लेकिन अब आपको इतना वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो उसे हटा दो और बदल दो। ठीक है। और ये चीज़ मैं पिछले 9 साल से कर रही हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आज मैं आपसे कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रही हूँ, मैं कभी ये लड़की नहीं थी। ओके, कभी नहीं थी, मतलब कभी नहीं थी। स्कूल में एकदम शाय, किसी से बात नहीं करनी, छोटी छोटी बातों पे रो देना, ठीक है, इतनी इमोशनली वीक कि अगर एक्चुअली में कोई बात करने की भी कोशिश करे तो शायद मेरे मुंह से एक शब्द ना निकले। ओके। तो ये जो डीप कंडीशनिंग, ये जो मैंने अपने आप की सेल्फ रीप्रोग्रामिंग करी है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब प्रैक्टिस को करके करी है। ठीक है, अगर आज मैं थेरेपिस्ट हूँ तो वो हर एक एक चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान फील करता है, जिसकी लाइफ में होती हैं, वो नॉर्मली मैंने भी सब एक्सपीरियंस करी है। ओके, तभी मैं इतना कनेक्ट फील कर पाती हूँ अपने हर उस क्लाइंट से जो आज ये सब चीज़ें फील कर रहा है। और इसीलिए मैं हर उस जो भी इस फीवर को, जो भी अभी हमारे पॉडकास्ट को देख रहा है, मैं उनको एक फ्री कंसल्टेशन देना चाहती हूँ मेरी तरफ से, कि आप अकेले नहीं हो, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली एक कमेंट करो इस वीडियो के ऊपर, और मैं पर्सनली आपको रीच आउट करूँगी और आपको एक फ्री कंसल्टेशन दूंगी, जिसमें आपको और समझ आएगा कि कैसे आप अपनी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, कैसे आप अपनी हीलिंग शुरू कर सकते हो। और वो 1 घंटे का सेशन मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, वो सेल्फ आप 1-on-1 दोगे? 1-on-1 ओके, नाइस।
तो यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आओ। जस्ट सबको मेंटल हेल्थ इशू आज के डेट में सबके पास है, हम समझ नहीं पाते हैं, बट कई बार ऐसा होता होगा सुबह उठ के आप उठते हो और बहुत नेगेटिव फील होता है, तो मतलब आपको यहाँ पे एक चाहिए एक मेंटर जो आपको हेल्प करे कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुम्हारी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में और उसको सॉल्व करने में, ताकि तुम्हारी जो लाइफ है उसमें एक छोटा सा बूस्ट लग जाए। और जो नॉर्मल तुम्हारा ग्राफ ऐसे चल रहा था हल्का सा ऐसे हो जाए और धीरे धीरे और ज़्यादा अपग्रेड कर सको अपनी लाइफ को। तो मैम हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ पहुँच गए हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हो हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, कुछ भी फिर भी आपको लगता है कि अगर छूटा हुआ है और हम उसे डिस्कस कर सकें और वैल्यू प्रोवाइड कर सकें अपने व्यूवर्स को, तो वो आप बता सकते हो। एक बहुत कॉमन मिथ है जो काफ़ी लोगों को है, वो ये है कि अगर हम डिस्कस करने के लिए अगर हमें कोई मिल जाएगा ना हमारी प्रॉब्लम, तो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंड ढूंढते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बस हमें कोई बैठ के हम बस बात कर लें। राइट। और कई बार ना वो अपनी यही सब चीज़ें अपने फ्रेंड्स को भी ना कई टाइम से बता रहे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही होती। उन्हें ना ये करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करोगे, आप वही प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करोगे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बिलीव दिला रहे हो कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही चल रही है, साल बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन मेरी तो हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई, मेरे तो फाइनेंसेस इंप्रूव नहीं हुए। और जितना आप इस बारे में बात करोगे उतना ही आप अपने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, स्ट्रॉन्ग डेटा अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करोगे, जो आपका बिलीव सिस्टम बनाएगा कि लाइफ तो चेंज होने से रही। राइट। तो उसके लिए ना रादर देन फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, आपको सॉल्यूशंस पे फोकस करना पड़ेगा। वो सॉल्यूशंस आप हो सकता है आप किसी से सीख सकते हो, यूट्यूब में जा सकते हो, आप किसी थेरेपिस्ट को हायर कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर कर सकते हो। प्रॉब्लम के साथ बैठना नहीं है, ठीक है, और प्रॉब्लम की बात नहीं करनी बार बार। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, उसके सॉल्यूशन पे फोकस करो। अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछो कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व कैसे करनी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट नहीं करनी है, उसकी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उन प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार बात करने से रोककर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने जो भी क्वेरीज थी हमारी, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे और मैंने लिख भी रखे थे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे इसके बारे में परेशान करते थे कि ये चीज़ कैसे होती होगी, कैसे काम करती होगी। तो एक मेरा भी 1 घंटे का फ्री सेशन हो गया यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया और आई थिंक जो लोग देख रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में, ब्लॉकेजेस के बारे में, अबंडेंस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में। और इसमें से ना हर चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक चीज़ पकड़ो और वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप अपनी लाइफ में वो कौन सी चीज़ है जो अप्लाई करने जा रहे हो आज से। और नया साल आ रहा है तो बताना, उस साल पूरा यूज़ करके 2-3 महीने उस चीज़ को अप्लाई करो अपनी लाइफ पर और बताओ क्या चेंजेस हुए। प्लस फ्री वाला जो ऑफ़र है हमारा, उसका फ़ायदा उठाओ, जाके 1-on-1 कंसल्टेशन लो और देखो तुम्हारी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, फ्री कंसल्टेशन लो। सो यही था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।